नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बिहार की मुफ्त योजनाएं दुधारी तलवार जैसी दिख रही हैं। सरकार विपक्ष दोनों की ओर से घोषणाएं ही घोषणाएं हो रही हैं। जनता तो खुश है, लेकिन बजट पर दबाव बढ़ रहा है। दरअसल जनता को सीधा नकद और मुफ्त सुविधाएं लेने लगी तो आगे भी ऐसी ही रियायतों की मांग बढ़ेगी और इससे सरकार पर लगातार खर्च का दबाव बना रहेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 6 महीनों में कई लुभावनी योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, महिला व मजदूरों को नकद सहायता शामिल है। ये चुनावी साल में जनता के लिए सीधे राहत पहुंचाने वाले कदम हैं, जो राजनीतिक रूप से भले ही कारगर दिखते हों, लेकिन इनका भारी भरकम बोझ सीधे राज्य के बजट पर पड़ रहा है। राज्य में कर्ज में वृद्धि की संभावनाएं, टैक्स पेयर्स के पैसे को मुफ्त की योजनाओं में खर्च किया जाएगा तो आखिर विकास के काम कैसे होंगे? केंद्र हो या अन्य राज्य सरकारें, रेवड़ी कल्चर में कोई पीछे नहीं है, क्योंकि यह जीत का मंत्र बन चुका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, तमाम राज्यों में लगातार रेवड़ी कल्चर के कारण वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। राज्य कर्ज के आखंड में डूबा हुआ है। फ्रीबीज को लेकर 2023 में आरबीआई ने भी चिंता जाहिर की थी। आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही योजना दे रही है। बिहार में सरकार और विपक्ष दोनों को ही लग रहा है कि चुनाव में उनकी नैया फ्रीबीज वाली योजनाएं ही लगा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को एक बार फिर से स्वावलंबी बनाया है, बिहार की महिलाओं को एक बार फिर से सशक्त किया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपना को पूरा किया है। महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए हैं। लिहाजा हमारे साथ महिलाएं हैं और उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, ये जो सौगात मिली है मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है और नवरात्रा में प्रधानमंत्री और नीतीश जी को, पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। ये हमारा संकदान है 2025 फिर से नीतीश के लिए और महिलाओं को के लिए तो नीतीश जी करते ही हैं। नीतीश जी राज्य का सेवा करते हैं और प्रधानमंत्री देश का सेवा करते हैं, तो डबल इंजन का सरकार है। तो महिलाएं कितनी मजबूत होंगी इससे? महिलाएं तो सशक्त हुई है, मजबूत हुई है। अब देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, मुद्रा लोन के तहत महिलाएं ने बहुत 10,000 रुपया से। हम दोबारा भी आएंगे, कुछ और महिलाएं। ये बताइए कि कितनी मजबूत हुई हैं आप? 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आए कि नहीं? मेरे अकाउंट में, मैं जीविका दीदियों के जितना भी 70 लाख महिलाएं जो जीविका दीदियों से जुड़ा हुआ है, उन लोगों का काम बहुत अच्छा था। उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाएगा। और हमारे सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं शुभकामनाएं ढेर सारी देना चाहती हूं। और मैं उनको मतलब बिहार में जो है, तेजस्वी तो कहते हैं कि हमारी योजनाओं की नकल मारते हैं। अरे तेजस्वी क्या बोलेंगे, उनका कोई अस्तित्व है? वो झूठों के लगे हुए हैं, बार बार वही बोल रहे हैं। इस बार किसके साथ जाएंगे? 2005 के पहले की स्थिति क्या थी? जंगल राज उनको नहीं याद आता है? जंगल राज याद आएगा पिताजी। आप बताइए, पूछिए, फिर आएंगे आपके पास, आएंगे जंगल राज पे भी आएंगे। आप बताइए कि 10-10 हज़ार रुपए डाला गया है, क्या महिलाएं किसके साथ इस बार जाएंगी? देखिए, 2005 से ही, जब से हमारी सरकार बिहार में बनी है, खास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़े वकील कोई नहीं है, खास करके महिलाओं के लिए। और यूँ तो महिलाओं को आत्मनिर्भर जब से मुख्यमंत्री जी बिहार के कमान संभाले तभी से हमारी महिलाएं बनी हैं। लेकिन आज जो 10-10 हज़ार रुपये हमारी महिलाओं को दिया गया है, आज जान लीजिए कि ये हमारे बिहार की हर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि आज हमारी महिलाएं हर घर मजबूत होंगी कि नहीं? बिल्कुल, महिलाएं आज अपनी पैरों पे खड़ी हैं, सशक्त हैं और 50% महिलाएं मातृशक्ति हमारे नीतीश 10,000 के बाद उसके बाद अच्छा काम चलेगा तो 2 लाख रुपया हर जीविका दीदी को मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने जब से 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी संभाली, तब से लेकर के आज तक जिस तरह से महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया, देश में पहला राज्य वो बिहार है जहां महिलाओं के लिए इतनी योजनाओं का लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और आज महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आए, आज पहला किस्त 75 लाख महिलाओं के खाते में, यानी कितना 7,500 करोड़। अरे भाई उन्हीं के साथ हैं, जाएंगी क्या? उन्हीं के साथ हैं और हमेशा महिला उन्हीं के साथ हैं ही। नीतीश कुमार के राज में महिलाओं को जो सम्मान मिलने का काम हुआ है, बेटियों को जो उड़ान भरने का अवसर मिला है, इसके बाद महिलाएं कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगी। आप लड़की हैं अभी, बिल्कुल रुक जाइए। आप गाना भी गाती हैं, आइए ना आगे आइए, आप आगे आइए ना। ये बताइए कि क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी के लिए? क्या कुछ मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा उनके लिए गाना गाती है। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। इससे पहले पूरे बिहार की तमाम जीविका दीदियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारी पार्टी कार्यालय में पटाखा फूटा है, मान के चलिए आज हम लोग दिवाली मनाए हैं और 2025 का चुनाव हम जीत चुके हैं, क्योंकि पूरे हर घर में, एक घर में जीविका दीदी, हर घर की महिलाएं जुड़ी हुई है। तो मान के चलिए कि जितने भी पूरे बिहार की तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी नीतीश कुमार जी के साथ है। और आज बिहार की तमाम महिलाओं को एक गाने के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जैसन राज चला जदियो परिवेश ना होई, कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई। नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश ना होई। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, महिला के देले बारे बड़का सम्मान हो। इसका आगे का लाइन सुनिएगा कि हमरा नेताजी से केहू कोनो विशेष ना होई, नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश ना होई। हम नेता लोग के देखनी ढेर, हम नेता लोग के देखनी ढेर, देखही में लागे बाकी लायनेर। नीतीश चाचा जैसन शेर ना होई, नीतीश चाचा जैसन शेर ना होई। आज हम लोग आपको घोषणा कर दे, बजा दीजिए। आप लोग खुश नहीं है क्या? आज हम लोग घोषणा कर देते हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव, एनडीए चुनाव जीत चुकी है और 1-1.5 महीने बाद आप हमसे दोबारा जरूर। ये नीतीश जी इतना कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि ये तो हमारी नकल है। कोई नकल नहीं है। 2005 के पहले का वो मतलब बिहार देखे हुए होंगे। 2005 के पहले हमारे बिहार की महिलाओं को, बेटियों का क्या हाल था, क्या स्थिति था। महिला है नीतीश जी के साथ। आप बताइए, आप तो लंबे समय से इसी पार्टी से हैं, क्या एक बार फिर से महिलाओं का मिलेगा स्नेह? एकदम पूरा माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को महिला का साथ मिलेगा। और उन्होंने 10,000 से लेकर 2 लाख की जो योजनाएं बनाई हैं, उससे हम 10 तरह की महिलाएं रोजगार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि ये महिलाएं हैं और इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली, महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष काम किया। आज उन्होंने इतना काम कर दिया है कि बिहार में महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि स्वावलंबी हैं, महिला सशक्त है, महिला मजबूत है। और एक बार फिर से महिलाओं का दिल नीतीश कुमार ने जीत लिया है। और इनका तो दावा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को महिलाओं का साथ और समर्पण मिलेगा। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। तो जेडीयू के मुख्यालय में आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं खुश हुई और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और दूसरा नहीं। इसी मसले पर, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इसी मसले पर हम लोगों के बीच गए। लोगों के बीच जाकर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। उनकी जो राय थी, इसे लेकर हमने सर्वे कराया। इस सर्वे में लोगों ने क्या कहा, पहला सवाल जो हमने पूछा वो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या मुफ्त की रेवड़ी सियासी दलों के लिए जीत का सबसे बड़ा हथियार बन गई है? 92%, 92% लोगों ने कहा हाँ, ये जीत का सबसे बड़ा हथियार है। 8% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए, क्या ये बिहार की सियासत में टर्निंग पॉइंट है? 42% लोगों ने कहा बिल्कुल है। 41% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 17% लोगों ने कहा कह नहीं सकते जनाब। सर्वे का एक और सवाल,
भारतीय अर्थव्यवस्था पर रेवड़ी कल्चर के प्रभाव को आप आखिर देखते कैसे हैं? 40% लोगों ने कहा यह सरकारी खजाने पर बोझ है, 42% लोगों ने कहा राज्य पर बढ़ते कर्ज का बोझ है और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष बारियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर श्याम कुमार जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनीष जी से चर्चा करेंगे। मनीष जी, क्या अब ये राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुकी है? फ्री की रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां, मैं मानता हूं कि हमारे समाज को इसकी जरूरत है, इसे सामाजिक सरोकार भी मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों को, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी राज्य में, ये चुनाव के समय ही क्यों नजर आता है? और सबसे बड़ी चीज है कि आप उन्हें सुविधाएं दें, आप उन्हें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, अनाज दें, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट में पैसे, कितनी बड़ी चिंता की बात। और क्या अब ये चुनाव जीतने का हथियार बन गया? नमस्कार आपको और जितने भी दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। तो आपकी बहुत सारी बातों से मनोज जी मैं बिल्कुल असहमत हूं, और खासकर जिस तरह के शब्द आपने यूज किया है। देखिए, क्या ये जो आप डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार और देश में जितने भी गरीब लोग हैं, क्या उनको ये मदद नहीं करता? और क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है कि अगर कोई डिस्ट्रेस में हो, खासकर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो, तो उसको मदद की जाए? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इससे क्यों चिंतित हैं। चिंतित तो तब होना चाहिए जब सरकार अपने जो ड्यूटी है सरकार की, अगर वो अपने कार्य को ठीक से ना करे। ठीक बात। कुछ चीजें आपने बताई, तो मेरा भी एक हम्बल रिक्वेस्ट था, अगर आप सुन लें उस पे। जैसे आपने बताया कि रेवड़ी कल्चर के चलते जो है बिहार की, खासकर बिहार की बात करें तो स्थिति खराब हो रही है। तो 24-25 में अगर आप देखें तो हमारी जो आय थी, वो आय जो है वो सरप्लस में है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और आरबीआई ने भी बोला है, आपने बोला कि टॉप 5 इसमें बिहार का मैं देख रहा था वो प्रोग्राम, उसमें आता है। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 40% एफआरबीएम में, मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहते हैं, आप समझेंगे, बट 40% होना चाहिए। बिहार जो है अभी 30% पे है, और काफी सालों से बिहार जो है 25% पे है। देखिए, ये सरकार जो है पिछले 14-15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। बिहार हर साल, आपको भी पता है कि बिहार की जो जीएसडीपी है, कभी 13%, कभी 14%, कभी 10%। बिहार एक ग्रोइंग राज्य है, और बिहार में जो खर्च हो रहे हैं वो खर्च लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है। यहां पर रेवड़ी, मैं इस शब्द को मैं बिहार के लिए बहुत उचित नहीं मानता, क्योंकि यहां बिहार की नीड भी है। हम लोग सबसे गरीब राज्यों में से एक हैं, और बिहार में रोजगार, जैसे आप ये जो महिलाओं के लिए है, ये तो रोजगार सृजन का एक तरीका है। इसमें रेवड़ी कैसे हो गया? कमाल कर रहे हैं मनीष जी, कमाल कर रहे हैं मनीष जी। 20 साल से लगातार आप सत्ता में, और आप कह रहे हैं कि बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्यों में है। 20 साल में आप कोई चमत्कार नहीं कर पाए, 2 दशक में आप कोई चमत्कार नहीं कर पाए। आप बिहार को देश के मुख्य धारा में नहीं ला पाए, और आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए मनीष जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे शब्दों पर आपत्ति कर रहे हैं, तो सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यह फरवरी 2025 की बात बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को मुख्य धारा में लाने की बजाय हम परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार कर रहे हैं। मैंने ये तो शब्द नहीं कहे, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, उनकी बात है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, बट उनके इस ओपिनियन से मैं अग्री नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं। उनके एक अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन देखिए, आप तो इसी समाज में रहते हैं। बिहार में अगर आप किसी से भी पूछें कि आज जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है मुफ्त बिजली मिल रही है, तो क्या लोगों को सुविधा नहीं है? आप सर्वे करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सब खुश हैं, सब खुश हैं, और बिजली सबके पास जा रही है और उनको सुविधाएं हो रही है। ये गरीब राज्य, इस बात को समझना होगा। और यहां पर कई लोगों को बहुत जरूरत है। यहां पर शिक्षा का विस्तार हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आने से किसानों को भी फायदा है,
महिलाओं को फायदा है, जो व्यापारी वर्ग है उनको भी फायदा है, और जितने भी पिछड़े गरीब लोग जो हैं सबके लिए फायदा है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, मनीष जी, हर राज्य सरकार इसी बात का जिक्र करती है, हर राज्य सरकार इसी बात का जिक्र करती है, लेकिन यकीन मानिए मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। हर राज्य की स्थिति यह है कि उसको अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बांटने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके पास पैसा नहीं है, सड़क बन नहीं पा रही है, पुल पुलिया बन नहीं पा रहे हैं, सामाजिक सरोकार की जो बाकी की योजनाएं हैं वो हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि लोगों के अकाउंट में उनको पैसा ट्रांसफर करना है। क्योंकि आपने सुन लीजिए, आपने मतलब सभी राजनीतिक दलों ने सभी राज्यों में चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। डॉक्टर श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं, आपके पास में आऊंगा, आपके पास और प्रतिक्रिया लूंगा। श्याम कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहे होंगे आप। मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात भी कर रहा हूं, उसके भी आंकड़े आपको बताता हूं। एक बार श्याम कुमार जी के पास चलेंगे। श्याम जी, देखिए, जो फ्री बीज की आप बात कर रहे थे उस पर एक बात समझना पड़ेगा कि हम एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की पूरे जो व्यवस्था में हम और आप हैं, और नीति निर्धारण करके गरीबी उन्मूलन करना ये राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मैं यहाँ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यूपीए 1 में राष्ट्रीय जनता दल उस गठबंधन की हिस्सा थी, तो मनरेगा जैसे पॉलिसी बना के संस्थागत तरीके से, नीतिगत तरीके से हमने गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक ठोस कारगर काम किया, ये आप जानते हैं। लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी, उसमें ना जाते हुए सीधे सीधे विषय पर आता हूं जो आपने उठाई है कि भाई आप काम के बदले पैसा देते थे ना उसमें। हाँ, लेकिन वो सरकारी नीति के तहत थी, वो कोई चुनावी कसरत या पॉलिटिकल स्टंट जो 10,000 दे के अभी हुआ है, चुनाव जब सर पर है तो आज नींद टूटी है। ये बहुत बड़ा सूचिता की राजनीति के खिलाफ है, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू इसमें उनको महारत हासिल है कि चुनाव से पहले क्या करना है और चुनाव के बाद क्या नहीं करना। 15 लाख रुपए मैं मानता हूं कि आपके अकाउंट में आ गए होंगे, जो 2014 में 12 में बात की जा रही थी। पेट्रोल की कीमत उस समय 34-35 रुपए दिलवा रहे थे। रसोई गैस, महंगाई, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रसोई गैस के उस समय दाम जीते थे, जो भाजपा के शीर्ष नेता उस समय आंदोलन कर रहे थे। आज वही 4 डिजिट में पहुंच गई रसोई के गैस के दाम, कोई अता पता किसी का नहीं है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो चुनावी कसरत की गई है बिहार में, जो उसका कोई पटकथा लिखने का राजनीतिक फायदा नहीं होगा। इस समय हम लोग बिहार बनाने की, बिहार को बढ़ाने के लिए ठोस और कारगर हमारी नीति है, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है, जिसमें हमने 94 लाख गरीब का पता लगाया है। और शासन सत्ता में आने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम बिहार की है, चाहे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है, उसको दूर करके ठोस काम करेंगे। उनको नौकरी चाकरी देंगे, ना कि 5 किलो राशन दे के वो मतलब कि जो फ्री बीज और तमाम चीजों बात कर रहे थे, ठोस की वो 50 किलो राशन बांटेंगे। हम उनको सशक्त बनाएंगे। एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो NEPI है जिसमें प्राइवेटाइजेशन की एक बड़ी जो उसमें हिस्सा है, हम उसको सही तरीके से लागू करेंगे, हम उसको सुधार करेंगे ताकि सबको शिक्षा, सबको न्याय, सामाजिक न्याय मिल सके। तो आप जानते हैं कि जो एक घोषणा 10,000 की गई, अभी हाल ही में माई बहन मान योजना की हमारी पार्टी ने बात कही है, तो वो हिम्मत साहस देने का काम करेंगे। जो 20 साल में, बताइए 20 साल की सरकार इनकी हो गई। श्याम जी, आप अगर मुफ्त की योजना दे रहे हैं तो वो हिम्मत और साहस का काम कर रही है, और बीजेपी अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है तो फिर वो हिम्मत और साहस का काम नहीं कर रही है। आपने भी तो माई बहन योजना में 2500 देने की बात की है ना। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने राज्यों में इस तरह की घोषणा कर रही है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसे श्याम जी आप भी गौर से देखिए और मनीष जी आप भी गौर से देखिए, और देश भी देख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था का निकले तेल, हम लाएंगे चुनावी सेल। 75 लाख महिलाओं को 10,000, ऐसे जीतेंगे बिहार। चुनाव जीतने का एजेंडा, फ्री बीज का फंडा। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने पोस्ट कर बिहार की एक महिला रीता देवी के बयान का वीडियो जारी किया है। इनका कहना है कि रीता देवी जी की यह बात साबित कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई
जन कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे बदली है बिहार की महिलाओं की तस्वीर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजे। इस पर सीएम नीतीश ने क्या कहा, सुनिए। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है। 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिहार में एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि ये चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का ऐलान है। अभी से लोगों को लुभाने का सिलसिला चल रहा है। रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज क्या है, इसकी परिभाषा भारत में तय नहीं है। 2022 के जुलाई महीने में पहली बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहीं अक्टूबर 2024 में इस पर आखिरी बार सुनवाई हुई थी। तब केंद्र सरकार से मुफ्त रेवड़ी की परिभाषा देने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट भले फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी करे, लेकिन फ्रीबीज के समर्थन में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत में इसकी शुरुआत भी दशकों पहले हो चुकी है। वोट के बदले मुफ्त चीजें देने का चलन देश में सबसे पहले 60 के दशक में देखा गया था। इसकी शुरुआत 1967 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुई थी। उस समय द्रमुक ने 1 रुपये में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था। इस वादे के दम पर द्रमुक ने तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। उस दौर में ही अकाली दल ने पंजाब में किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया। 2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा कर दिया। इस चुनाव में डीएमके को जीत मिली। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी और सोशल चेंज आएगा। सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को आर्थिक संकट की ओर धकेल देती है। साल 2023 में स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस नाम से आई आरबीआई की रिपोर्ट में फ्रीबीज पर काफी चिंता जाहिर की गई थी। आरबीआई की इस रिपोर्ट में उन 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनकी स्थिति बिगड़ रही है। इनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी की बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। भारत में अधिकतर राज्यों में इस समय महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर जैसे स्कीम से लुभाया जा रहा है। मध्य प्रदेश से महिलाओं को कैश देने की कामयाब स्कीम देश के 13 राज्यों ने अपना ली है। इन राज्यों में महिलाओं को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीते दिल्ली चुनाव में पार्टियों ने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसे वादों के साथ साथ महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपये आमदनी होने का अनुमान है, जबकि खर्च 64,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू कर दिया है, तो वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है और आरजेडी ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने 2 सवाल और पूछे लोगों से
उनके जवाब भी निकल कर आए हैं, उनको भी ले लेते, उसके बाद चर्चा करेंगे। एक और सवाल हमने पूछा, क्या सियासी दल मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे जनता के मुख्य मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं? 88% लोगों ने, 88% लोगों ने कहा हाँ अनदेखी की जा रही है। 12% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। सर्वे का एक और सवाल, बीते दशक में सियासी दलों में रेवड़ी की होड़ को लेकर आपकी राय क्या है? 27% ने समर्थन किया है, बिल्कुल राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। 71% ने विरोध किया है, 2% कहना नहीं चाहते। मनीष जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आपकी राय, कुछ कह रहे थे आप? मुझे कहना था कि देखिए, अगर अभी आप देश की स्थिति देखें, खासकर बिहार की स्थिति देखें, हाँ। तो जितनी भी ये योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप उसे सिर्फ चुनाव से जोड़ करके मत देखिए, क्योंकि कोई भी ऐसी रूल नहीं है या कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं आई है जिसको सरकार ने बंद कर दिया हो। देखिए, आपत्ति तब होनी चाहिए कि सरकार कुछ योजना लेकर आती है और उसके बाद जो है चुनाव के बाद फिर जो है बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। आप जितनी भी योजनाएं देखें, चाहे प्रधानमंत्री की आप देखें उज्ज्वला योजना, अब 10 करोड़ जो है आपको एलपीजी कनेक्शंस जो है महिलाओं को मिला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी जरूरत थी, पीछे के सरकारों ने नहीं किया, 50-60 साल कुछ काम नहीं हुआ, तभी हो सकता है कि देश में इसकी इतनी जरूरत है और किसी ने सोचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने किया। आप इसे किस तरह से रेवड़ी बोल सकते हैं? तो मुझे लगता है कि महिलाओं का भी अपमान है, देश के लोगों का भी अपमान है। मनीष जी, आप थोड़ा सा गलत ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दिल पर ले गए हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको लेकर बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी को लेकर बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी को लेकर बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जिस उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, बहुत अच्छी योजना है। आपने आयुष्मान योजना का जिक्र नहीं किया, जो देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश के लोगों की जो चिंता है वो स्वास्थ्य को लेकर है, और तमाम गरीब लोग आज इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक गरीब के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो वो कई साल तक कर्जदार हो जाता है। आप आयुष्मान योजना का भी जिक्र कीजिए ना, मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं बात उन योजनाओं की कर रहा हूं जिनमें सीधे आप अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, चूंकि आपने जिक्र किया है तो मैं आपको बता देता हूं, ये चिंता मेरी नहीं है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का एक कोड बताया। अब सीएजी का कोड सुन लीजिए आप, सीएजी की भी, वो तो भारत सरकार का प्रमुख अंग है ना। सीएजी चिंता व्यक्त कर रहा है। सीएजी कहता है कि पिछले एक दशक में, गौर से सुनिएगा, पिछले एक दशक में 28 राज्यों का कुल खर्च 17.57 लाख करोड़ से बढ़कर 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। और सीएजी ने राज्यों की जो कर्ज की स्थिति है, जिस तरीके से राज्य सरकारें कर्ज ले रही हैं, उस पर चिंता व्यक्त की है और मान रहा है कि हम कहां से कहां गए। ये चिंता का विषय है। मनीष जी, मनोज जी, कुछ कहना चाहूंगा इसमें। प्लीज। सीएजी अपना काम कर रही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनकी रेवेन्यूज जो है, उनका आय भी बढ़ रहा है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में भी देखना जरूरी है। और फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यही तो परेशानी की बात है मनीष जी, आय नहीं बढ़ रही है। मैं तमाम राज्यों के ब्यूरोक्रेट के संपर्क में हूं, उनके सामने चिंता की विषय है कि राज्यों की जो योजनाएं, आप बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अकाउंट में आप पैसे डालने की बात कर रहे हैं। क्या आपने बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों के स्कूलों की स्थिति को देखा है कि जब बारिश होती है तो वहां पर छत टपक जाती है और बच्चे मर जाते हैं, दब जाते हैं? उन स्कूलों की स्थिति को देखा है आपने? आप स्कूल नहीं बना पा रहे, आप वहां पर शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षकों की कमी है, सरकारें भर्ती नहीं कर पा रही हैं, लोगों की रोजगार नहीं दे पा रही हैं, तमाम तरह की चिंता की। मनीष जी, ये सिर्फ आपके ऊपर बात नहीं हो रही, मैं देश के सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, सभी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं, अच्छी बात है, सामाजिक सरोकार के लिए जरूरी है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उनके पास रसद पहुंचे। लेकिन देश के अगर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देते हैं और उसके बाद फिर केंद्र सरकार की रिपोर्ट आती है कि लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो फर्जी राशन ले रहे हैं, क्योंकि वो उस जद में आते ही नहीं। मनोज जी, मैं आपकी बात से असहमत हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं क्यों मानूंगा? आप दो चीजों को ना जोड़ रहे हैं। आप एक कल्याणकारी जो भी योजना है, वहां पर अगर
कुछ थोड़ी बहुत 19-20 होती है इसका मतलब वो योजना खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से मानवीय स्थिति से देखिए कि अगर 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद खाने पीने की जरूरत पड़ रही है तो भारत में कितना उसका पॉजिटिव ये, और अगर उनको नहीं मिलता होता तो क्या होता। पहले तो आप जानते हैं भुखमरी थी देश में, कभी आप जानते थे कि उड़ीसा में, कभी झारखंड में। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस देश के 80 करोड़ लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है मनोज जी। और अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं 25 करोड़ लोग। देखिए तो 80 करोड़ अगर इनको जोड़ लिया जाए और पिछले 25 करोड़ जोड़ लिया जाए तो कितने करोड़ लोग गरीब ऐसे हो गए जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। काला हांडी में लोग भूखे मर जाते थे। अरे काला हांडी कितने पुरानी दशक की बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई, ज्यादा पुराने की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी पुरानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी पुरानी है काला हांडी की बात? काला हांडी की रिपोर्ट कितनी पुरानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी पुरानी है? ठीक उतनी ही पुरानी है, ठीक उतनी ही पुरानी है, ठीक उतनी ही पुरानी है। उससे ज्यादा तो आपका सरकार 20 साल बिहार में हो गए। बिहार को तो जब भारत में नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 12 साल में हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं 12 साल में। तो बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार फिर गरीब क्यों है? बिहार पिछड़ा क्यों है? आप खुद कह रहे हैं कि हमारा बिहार गरीब है। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? पिछले 20 साल से अगर आप बिहार की जीएसडीपी देखें तो हम लोग हर साल देश में टॉप 5 पे रहते हैं। बिहार का बेस इतना खराब था। आप ही ने कहा है कि बिहार बहुत गरीब प्रदेश है, आप ही ने कहा है। और उसके पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या करके रखा? अरे आप ही ने कहा है कि बिहार बहुत गरीब प्रदेश है। मनोज जी क्या करके रखा था? मैं तो बोलता हूं कि बंबई की जो बजट थी, बंबई की बजट छोटी थी। बंबई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को 11 सालों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बढ़ गए हैं, तो 20 साल में आप बिहार को नहीं बदल पाए, बिहार को गरीब से ऊपर नहीं ला पाए। हम लोगों ने बिहार में, आप ही ने कहा कि बिहार गरीब प्रदेश है। रेगुलेशन थी। देखिए आपको सुनना होगा मनोज जी, थोड़ा आप धैर्य रखें। मुझे भी सुनना होगा। बदलाव है, आप घूमते हैं लोगों के बीच में, आप जाते हैं, आप जाकर देखें, यहां जनता खुश है। जनता खुश है, इसीलिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। नहीं तो अगर जनता खुश नहीं होती तो कभी भी उखाड़ के किसी भी सरकार को फेंक सकती है। आप अंदर जाएं, आप जाकर देखें, और आप इतने बड़े पत्रकार हैं, लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, बच्चे खुश हैं। मैं बच्चों के बारे में बताऊं, 10 लाख तक बच्चों को बिना किसी इंटरेस्ट रेट के लोन मिलता है हायर स्टडीज के लिए। आप जाकर के देखिए बिहार में ये इतनी बड़ी बदलाव है और इतना लोगों में कॉन्फिडेंस है, युवाओं में कॉन्फिडेंस है। आज देखिए वकीलों के लिए, आज अगर आप नया वकील बनते हैं, आप बता दीजिए देश में कहां पर ऐसा स्कीम होगा। पहली बार ये स्कीम आया कि आप 5,000 रुपए महीने आपको मिलेगा पहले के 3 सालों में। जितने भी लोग वकालत करें उनके लिए कितनी सुविधा है। और बिहार का तो कितने सारे स्कीम से पूरे देश ने उसको रखा है। तो देखिए बिहार की जनसंख्या बहुत है, 15 करोड़ है। आप पर कैपिटा इनकम में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस बात से कोई भी बिहारी जो है ये असहमत नहीं होगा, चाहे वो वोट देता हो इस सरकार को या नहीं देता हो। और आपसे ज्यादा इस बात के बारे में कोई नहीं जानता हो। लेकिन हम लोग रेवड़ी की बात कर रहे थे। मैं तो आंकड़ों पर बात कर रहा हूं कि पिछले 10 साल में 17.57 लाख करोड़ से हम 59.60 लाख करोड़ रुपए राज्यों ने कर्ज ले लिया है। हम रायपुर चलते हैं, रायपुर के लोग फ्रीबीज को लेकर क्या करें, क्योंकि देश के तमाम राज्यों से हमने रिपोर्ट मंगाई है, वो इस पर क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। चुनावी वादों की आड़ में कब तक ऐसी रेवड़ियां बांटी जाती रहेंगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि जो हम दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं उसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जनार्दन अब समझ चुकी है और ये कह रही है कि हमसे लेकर हम ही को लौटाया जा रहा है। लेकिन क्या हम लोग छोटा मोटा धंधा कर लेता है, उसी कारण से हम रोजी रोटी चलाना चाहता है। उन लोग क्या है, इधर से अब हम लोग का अच्छे गर्मी से 5-6 साल से हो गया, हमारा 800 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रहा था। ऐसा आ गया ये महीने 2 महीने से कम 2100 रुपये 2200-2400 रुपये से बिजली बिल कम नहीं आ रहा सर। इधर से आ रहा है, उन लोग दे रहे हैं 1000 रुपये, इधर से ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं इन लोग। मतलब एक दे रहे हैं और कितना ले रहे हैं बिजली के माध्यम? बस 1000 से ज़्यादा ही लेके जा रहा है सर। 1200 रुपये 1300 रुपये ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं। 1000 रुपये दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे बंद कर दो, बस कम कर दो। हमारा कि यही बस विनती करता है मुख्यमंत्री से, हम निवेदन करते हैं। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है 1000। उसके अलावा क्या स्थिति?
जो अभी ये लगा है बिजली बिल बहुत आ रहा है, जब से ये लगा है मीटर तभी से बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। तो ऐसा तो नहीं यहाँ से दे रहे हैं वहाँ से ले रहे हैं? हो सकता है, अब जनता क्या करेंगे। 20% जो सरकारी योजनाएं जो चुनावी घोषणाएं करती है उसमें लुटा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, हमारी चीज़ है, कमाई हमारी है तो हमें मिलना चाहिए या हमारे टैक्स कम होनी चाहिए, लेकिन दूसरों को दे के क्या फ़ायदा है। जो चीज़ अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरे हिस्से में आना चाहिए, दूसरे के हिस्से में वो दारू पी रहा है उसको आप 1000 रुपये दे रहे हो, तो ये तो सही नहीं है, गलत है। छत्तीसगढ़ की सरकार, इसके अलावा दूसरे भी राज्यों की सरकारें चुनाव में घोषणाएं कर देती हैं, जो घोषणाएं फिजिबल तो होती नहीं है, उसके बाद वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उनके ऊपर खर्च करती है, आप इसको कैसे देखते हैं? भैया वो सब तो उनका खुद का कमाया हुआ रहता नहीं, ये क्या है, मिडिल क्लास फैमिली और जितने भी व्यापारी लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, पर उसका उपयोग उनको कहाँ करना है, वो सही है गलत है, वो सरकार को उतना समझ में थोड़ी नहीं आता है। मरती तो मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी कमाई नहीं रहती है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ वो कर दिया है, 100 का माल 110 में नहीं बिकता, आज की तारीख में 100 का माल 90 रुपये में भी ग्राहक खरीदने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। सरकार क्या करेगी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता। तो जो सरकार वायदे कर देती है बड़े बड़े, उसके बाद जितना कमाती नहीं है उससे बड़ा हिस्सा वो क्या नाम है चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में, वादे होते ही तोड़ने के लिए भैया, वादे होते ही तोड़ने के लिए। 5 साल पहले सरकार क्या बोली उसको खुद को याद नहीं रहेगा, हमको याद रहेगा, लेकिन सरकार को याद नहीं रहता ना। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर रही सरकार, ये जो है ना खाली खून चूसा जा रहा है। हिस्सा जो वो चुनावी घोषणाएं करती है जो पूरी होने लायक भी नहीं है उसमें खर्च करती है, आप कैसे देखते हैं? मेरे को तो ये गलत ही लगता है पूरे तरीके से। जो बांट रही है, बांट बस रही है, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं से और वसूलते भी है ये सब चीज़ों को, और किसी को भी ये फ्री दिखा के उसके बदले में 10 गुना ज़्यादा वसूला जाता है। तो एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से फिर से छीनने वाला ही काम है ये। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा नज़रिया इसके लिए टोटल वेस्ट ही है, वेस्ट ही लगता है मेरे को। 1000 रुपये इन लोग महतारी वंदन देते हैं, उसके बेस पे वो लेडीज़ों के हाथ में तो जाता है, और वो पैसा निकल के जेंट्स लोग के हाथ में जाता है, वही उन लोग के जाके दारू पीते हैं, कुछ होता ही नहीं है। और वही पैसा बिजली बिल पे भी डबल कर दिए, जो दे रहे हैं वही तो वसूल रहे हैं वापस से। सरकारें सत्ता पाने की चाह में क्या ना कुछ कर दें, इस कदर गुजर जाती हैं कि जो नहीं भी होता उसको देने का वादा कर बैठती हैं, उसके बाद कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उन वायदों पर खर्च कर दिया जाता है जिसकी फिजिबिलिटी या ये कह लीजिए के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर श्याम, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ तो कांग्रेस की सरकारें हैं, और वहाँ की स्थिति ये है कि जो चुनाव में आपने वादे किए हैं ना फ्रीबीज के, वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य बोझ में है, वित्तीय बोझ में। देखिए, आपके जो रिसर्च के प्रेजेंटेशन को बेहतर रिपोर्ट तैयार किया है, और निसंदेह आपकी जो रिपोर्टिंग है, रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग है, आज की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, टू वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। 2-3 बात मैं यहाँ जरूर कोट करूं कि जो आप बता रहे थे कि 20 साल की इनकी जो डबल इंजन की जो फेल्ड सरकार है, वहां पर गरीबी उन्मूलन की कोई नीति कारगर नहीं क्यों हो पा रही है, उसके कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इनके कोई भी डेवलपमेंट का विजन जो लोकतंत्र के तकाजे पर आधारित नहीं, सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, सबको घुमा फिरा के निजीकरण के हवाले में करना। मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ, जो MTNL दिल्ली की थी, आप देखिए आज टेलीफोन समाप्त हो गई, लाइफलाइन कही जाती है। अब तो वो सीनियर पर्सन आप जानते होंगे, उसका ऐतिहासिक रोल में रही आप जानते हैं, और वहां पर कितनी जमीनें हैं, वो जमीनें किसके हाथ में जाएगी वक्त ये बताएगा, मैं इस पर कुछ बोलने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। आप बताइए, 12 महीने होते हैं साल में, आज रिचार्ज कूपन आप कराएंगे वो 13 महीने का होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और रिचार्ज कूपन हम आप चलिए कई बार उसको मेरे लिए ठीक है, लेकिन जो मजदूर हमारे भाई हैं, हर दिन उनको काम नहीं मिलता है, और लेबर लॉज पर इनकी क्या पॉलिसी है वो आप जानते हैं। तो एक तो उसका मैंने आपका कारण मैंने बता दिया कि किस तरह से सार्वजनिक संपत्तियों को निजीकरण के हवाले 10 सालों में हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अडानी का पोर्ट
आज एक आम मजलूम आदमी एक छत बनाने में जिंदगी बीत जाती है। और अब क्या है, अडानी का पोर्ट, अडानी का एयरपोर्ट, नई जो तावीज आई है ना, शब्दावली आई है। मुझे लगता है श्याम जी गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप बड़े बड़े मुद्दों पर चले गए। हम लोग बात कर रहे हैं फ्री बीज की, हम लोग बात कर रहे हैं योजनाओं की। देखिए यहाँ पर मनीष जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सारी ऐसी योजना है, फसल बीमा योजना है, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है। ये जो योजना है वो लोगों की जरूरत की योजना है। मैं जिक्र इस बात पर कर रहा हूं, देखिए बहुत बारीक फ्रीबीज की और लोक कल्याण योजनाओं में बहुत बारीक सी है। और खासकर चुनाव के इर्द गिर्द जो धड़ाधड़ जो योजनाएं होती है ना, अकाउंट में पैसा डालने की, ये ट्रेंड पहले साउथ में होता था। रंगीन टीवी ले लो जी, फोन ले लो जी, प्रेशर कुकर ले लो जी, और उसके बाद चुनाव। और जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं इसकी आलोचना करते थे। अब वही उत्तर भारत के लोग उसी ट्रेंड पर चल पड़े हैं। अब तो सीधे अकाउंट में पैसा डालने की बात। आपने जो लड़कियां 12th कर लेंगी, हम 1 लाख रुपए की एफडी उनके अकाउंट में कर देंगे। बात यहां पर यह हो रही है। और जो कर्ज की बात जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे हैं, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि देखिए इससे कहीं ना कहीं मनीष जी माने नहीं माने, लेकिन राज्य सरकारें बोझ में हैं, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा हो सकता है, लेकिन तमाम राज्यों के जो नीति निर्धारक हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। मनीष जी, जो तो आप मानते होंगे कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने की योजना थी वो परमानेंट योजना नहीं थी, वो लिमिटेड थी। कोविड काल में लोगों को जरूरत थी, वाकई जरूरत थी, और सरकार का ये बड़ा सराहनीय कदम था। लेकिन फिर सरकार को इसे 5 साल के लिए बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आप अगर योजना बंद करोगे तो गुस्सा भी झेलोगे। मनीष जी। मनोज जी, देखिए, मैं जो आपके रिपोर्टर्स जिस तरह से बात कर रहे थे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट मुझे लग रहा था बहुत मोटिवेटेड सवाल कर रहे थे। क्या ये बात सही नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए इस सरकार ने जितना किया है किसी सरकार ने आज तक इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं किया। आज 12 लाख रुपए कमाते हैं हम लोग, तो 12 लाख रुपए के अंदर आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। आज जीएसटी देखिए, 22 सितंबर के बाद से जीएसटी इसी साल से हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं। और हर साल ये कब से होगा? इसी साल से हुआ है ना, इसी साल से हुआ है। जीएसटी में भी इसी साल से सरकार ने राहत दी है, क्योंकि सरकार मान रही थी, सरकार मान रही थी, यकीन मानिए कि जो मध्यम वर्गीय है वो मध्यम वर्गीय पिस रहा है। करना पड़ेगा कि इस सरकार ने इतना बोल्ड कदम उठाया। और देखिए, आर्थिक स्थिति होती है, परिस्थितियां होती हैं, ग्लोबल परिस्थिति होती है, आर्थिक स्थिति देश की होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कदम आप सडनली ले लेंगे। लेकिन इस बात को तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे सोचते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी सोचते हैं, गरीबों के लिए, जिसको आप फ्री भी कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, आपके लिए पर्सनली नहीं, अगर जो भी रेवड़ी यूज करता है वो अपमान करता है गरीबों का। देश के गरीबों के लिए अपमान है, महिलाओं के लिए अपमान है, ये स्टूडेंट्स के लिए अपमान है, उनकी जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो वो सड़क पर निकल के विरोध करते हैं कि नहीं मुझे आप मत दें। लेकिन आप किसी के पास भी चले जाएं, कोई विरोध नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार में खासकर 15 साल कोई भी फ्री भी नहीं थी, लेकिन हर बार सरकार आई। तो अगर आप ये कहते हैं, ये बिहार में मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा कि इन चीजों की जरूरत है अभी बिहार में, तभी आया। आप बता दें कि पिछला 3 चुनाव कैसे बिहार में जो है एनडीए की सरकार आई, कौन सी फ्री भी थी? आप एक भी फ्री भी बता दीजिए बिहार में। उसके पहले जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई, एनडीए सरकार, उसमें कौन सी फ्री भी थी? तो इस बात से मैं, देखिए, नेता नहीं, वहां तो बिहार में देखिए मनीष जी, आप यकीन मानिए, बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। और यही कारण है कि भले ही आप 20 साल सरकार में हैं, लेकिन बावजूद आज भी बीजेपी और आरजेडी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल और उस समय के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आज भी करती है, इस चुनाव में भी कर रही है कि अगर आपको वही दौर लेकर आना है तो फिर आप उनको चुन कर लाओ, वरना हमें लेकर आओ, क्योंकि हम आपको सुशासन दे रहे हैं, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज भी लोग इस बात पर यकीन करते हैं। शुक्रिया मैं करूंगा मनीष जी का, शुक्रिया मैं करूंगा श्याम जी का। श्याम जी माफ करिएगा, समय का अभाव है, लेकिन आप यकीन मानिए कि तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस बोझ तले दब रहे हैं। सरकारों की मजबूरी, हमारे जो देश में, हमारे राज्यों में आज भी ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं,
उनके सामने खाने का संकट है, उनके सामने पहनने का संकट है, उनके सामने रहने का संकट है। सरकार उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही है, जरूरी भी है, लेकिन कम से कम अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसा डाला जा रहा है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर इसके खिलाफ हूं, क्योंकि वो पैसा कहां जा रहा है, किसके उपयोग में हो रहा, उपयोग में होता होगा, लेकिन इससे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है, आरबीआई चिंता कर रहा है, सरकार बोझ तले दबी हुई है। स्कूलों का उन्नयन नहीं हो पा रहा है, सड़कें उस तरीके से बन नहीं पा रही हैं, पुल पुलिये पे काम नहीं हो पा रहा है, और सरकारों को, राज्य सरकारों को बेतहाशा ना चाहते हुए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कई राज्यों की स्थिति तो ऐसी है कि उनको अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बांटने के लिए, तनख्वाह बांटने के लिए भी हर महीने 2 महीने में 4,000-5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बीच मुफ्त की योजनाओं पर भोपाल और तेलंगाना के लोग क्या सोचते हैं, सुनिए। माल कर रही है वो अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए कर रही है, क्योंकि आप देखा जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा कई जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एम्बुलेंस तक नहीं है, लोग ठेले पे, और यहाँ तक कि साइकिल पे देखा जाए तो एक आदमी अपनी बीवी को साइकिल पे लेके गया था क्योंकि एम्बुलेंस थी ही नहीं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा चुनावी वादा पूरा करने के लिए अपने करते हैं, उसके बाद उनका न शक्ल देखी जाती है न कुछ देखा जाता है। शिक्षा विभाग में देखा जाए तो शिक्षा विभाग की पूरी बिल्डिंगें झरझर हो रही हैं, सरकारी स्कूल है गिर रहे हैं, मलबा ऐसे निकलता जा रहा है। और आजकल के दिल्ली में देखिएगा आप कि कहाँ पर स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छा बिल बोर्ड पे जो प्रोजेक्टर के थ्रू हो रही है, मगर कई एरिया में देखा जाए तो बोर्ड तक नहीं है। तो शिक्षा विभाग में पैसा इस्तेमाल करना, आपका स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा अच्छा निर्णय होगा, जो ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनावी टाइम पे, वो वादे अधूरे रह गए हैं। सड़कें आज आप देखिए गड्ढों से भरी हुई हैं, यहाँ भी जाओ, हम लोग अरेरा कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से चले जाओ न्यू मार्केट से लेके और आपके सीहोर साइड, तो यहाँ तो सड़कें उन्होंने अच्छी बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि वहाँ सभी नेता लोग आते हैं एयरपोर्ट से, तो उन लोगों ने वहाँ तक अच्छी सड़कें बना दी। और आम जनता क्या करे? गड्ढों में कल ही मेरी गाड़ी का 3 बार पंचर उड़वाया मैंने मेरी गाड़ी का। तो हम बहुत परेशान हैं, मतलब गड्ढों से बहुत परेशान है। सरकार पूरा पैसा खा गई आम आदमी के। तो योजना तो सरकार की उनने अच्छी उनके लिए बनाई है। उनने एयरपोर्ट से अच्छा रोड बना दिया, भाजपा कार्यालय तक तो लोग अच्छे से जा रहे हैं, बढ़िया, पेट का पानी नहीं हिल रहा। और यहाँ हमारा साला खाना पच जाता है 2-4 बार तो हमारा। ऐसी बेकार सड़कें, आप गड्ढे देखो आप। सरकार तो ऐसा क्यों कर रही है? मतलब दो पक्ष क्यों कर रही है सरकार? तो सरकार तो सब अपने लिए करती है, मान लो, है ना भाई। जैसे कि युवक हैं सब बर्बाद हैं। अभी जो है तो इलेक्शन आ रहा है तो महिलाओं के लिए दे देंगे जो भी देना होगा, उसके बाद वो भी ख़त्म कर देंगे बीच में। न किसी को रोड दिखते हैं, न किसी को कुछ दिखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे कितना भी गरीब हो, तो उसको कोई वही नहीं है। और जितना बड़ा आदमी है सब बड़े आदमी को दे रहा है, वो कर रहा है। आयुष्मान कार्ड है, 10,000 घर होंगे तो मुश्किल 2-3 घरों में सही साथ चला होगा तो वो भी बड़े घरों में। जो मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके लिए तो कोई है ही नहीं है, कोई चीज़ का भी सुविधा। बस यही है। और ना तो यहाँ पे कोई चीज़ की शिक्षा की व्यवस्था है, वो भी गरीबों के लिए। अमीर तो ऐसा है तो वो तो कहीं भी कोई भी कंट्री में भेज देगा, वो पढ़वा लेगा, बच्चे आए उसका, बाकी गरीब का थोड़ी पढ़ पाएगा। और रही बात रोडों की, जहाँ पे उनकी जो है तो कोई नेता नगरी चल रही है उन्हीं की, तो वो तो अपना बनवा लेते हैं। बाकी जैसे अपने इधर है तो कोई नहीं देखेगा कि गड्ढा है कि क्या है। है तो चुनाव के समय कई वादे करती है, चुनावी रेवड़ियाँ बांटती है कि आपको ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, कई करोड़ों के वादे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वादे हो जाते हैं तो उस अर्थव्यवस्था उधर डगमगा जाती है और उसके बाद आम जनता तक, मध्यम वर्गीय तक उनको जो लाभ पहुंचना चाहिए, कई विकास की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, वो फिर वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से शिकारी शिकार करता है उसी तरह से जनतंत्र में अब नेता हो गए हैं। नेता को 5 साल में जब अपनी जाल बिछाना है तो अनेक वादाएं, अनेक मुद्दा, अनेक विभिन्न विषयों को जनता को आकर्षित करने का प्रयास करेगा। और जब उसको मत मिल जाता है, वो नेता चुनाव जीत करके और विधानसभा में पहुंचता है या संसद में पहुंचता है, तब जनता के विकास के मुद्दों को वो भूल जाते हैं। और इसलिए भूल जाते हैं कि उनको विकास करना नहीं है। आज मैं कहता हूँ किसी क्षेत्र की विकास की बात रखिए, कहीं पुल टूट गया, कहीं नाली टूटी है, क्यों टूटा है? इसका एक कारण है कि विकास में गुणवत्ता नहीं है।
क्योंकि नेता को कोई भी टेंडर होने के पहले 20%, 40% नेता को कमीशन चाहिए, 10% किसको चाहिए, उस अधिकारी को चाहिए, और 10% से 15% किसको चाहिए, ठेकेदार को। और जब कमीशन बन गया तो कमीशन में 40% में विकास कहाँ से होगा? तो वो तो पुलिया गिरेगी ना, वो तो लोग मरेंगे। और फिर नेता उसमें सहानुभूति कहता है कि बड़ा दुख घटना है, दुखद है, मैं 5 लाख का मुआवजा घोषणा करता हूँ। तो आम जनता, जनमानस ऐसे ठगों को, ऐसे नेताओं को, और जो झूठ की दीवार बनाते हैं, उनको जनता चिन्हित करना चाहिए। और जब 5 साल में आपके दरवाजा में विकास की बात करें और मुद्दे की बात करें तो उन नेताओं को चिन्हित करना चाहिए। तेलंगाना के बजट में 57% कांग्रेस रेवंत रेड्डी सरकार ने 57% का जो मिसयूज कर रहे हैं, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले जो प्रॉमिस किए थे, फेक प्रॉमिसेस, जिसके अंदर कोई प्रॉमिस आज तक फुलफिल नहीं हुई, उसके बावजूद तेलंगाना बजट में से 57% इनकम में से जो मिसयूज करके ये लोग स्कीम फ्री जो स्कीमात का जो इन्होंने अश्योरेंस दिया था आवाम को, जो पब्लिक्स का टैक्स पेयर अमाउंट है, जो उनको मिसयूज करने का कोई उनको हक नहीं बनता है, उसके बावजूद भी इन्होंने तेलंगाना स्टेट खजाने में से 57% टैक्सेस में से अमाउंट लेके फ्री जो उनकी स्कीमात है उसके ऊपर अमलावरी करने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमलावरी भी पूरी नहीं हो रही है। कोई इनकी स्कीम भी जो है, जितने प्रॉमिसेस किए हैं ऑलमोस्ट 90% स्कीमात इनके जो है स्कीम्स फेल हो चुके हैं। कोई स्कीम पे पर कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना पे आवाम पे सामने फुलफिल नहीं करी है। उसके बावजूद इनका जो फंड्स में से मिसयूज करना, इनके ऊपर जो है एक बड़ा एलिगेशन है इनके ऊपर, और इनके ऊपर जो है एक सीबीसीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए। 57% जो अमाउंट ये लोग लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर इन्होंने जो है प्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पे असेंबली के अंदर। कांग्रेस हुकूमत यहाँ तेलंगाना में आके ऑलमोस्ट 2 साल हो गया। तो जो इलेक्शन से पहले तो बहुत वायदे की कांग्रेस गवर्नमेंट, मोर देन 400 गारंटीज, 400 जो सो स्कीम्स बताई, उसमें से 6 जो सो गारंटी बोली थी। 6 गारंटी में जो सो जैसा कि बस लेडीज़ के लिए फ्री बोले थे, और कई ऐसे स्कीम्स है जो अब तक के इम्प्लीमेंट नहीं हुए इसमें 6 गारंटीज। तो मैं ये रेवंत रेड्डी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि अब जितना भी बजट जो भी आ रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 57% जो सो फ्री बीज को आप जो है सो देंगे, और 43% जो बचेगा उसमें कैसा हुकूमत चलेंगे? सैलरीज है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कई ऐसे जो है सो हुकूमत चलाने के लिए जो है सो पैसों की जरूरत पड़ती है, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है सो हुकूमत चलना बहुत मुश्किल है। और इससे एक कॉमन पर्सन को क्या फायदा है? एक कॉमन पर्सन कैसा जो है सो सर्वाइव होगा? सैलरीज नहीं है कई जनों को, कई जो कॉन्ट्रैक्टर से बल्दिया के उन लोगों के बिल्स पास नहीं हो रहे। कई स्कीम्स देखा गया तो कई जगह जो है सो पेंडिंग है, बजट पास नहीं हो रहा। कई जगह जो सो बजट सैंक्शन हुआ तो जो है सो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट के ये है कारनामे, खाली जो है सो झूठ बोलकर पावर में तो आ गए, लेकिन जो है सो अब इसको मैनेज नहीं कर सक रहे। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला।